देखो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर में जो है ध्यान दो, दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे आज स्टेट, सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को दे रहे हैं स्टेट के बारे में, जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चैप्टर है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर क्लास को ध्यान से अगर समझो तो सारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा, अदर्स तुमको नोट्स और ज्यादा बुक घाटने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, क्या क्या चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले होता है व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट, स्टेट किसको कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तीसरा पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। चौथा पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस या यूनियन टेरिटरी। डिफरेंस बिटवीन प्रोविंस एंड यूनियन टेरिटरी, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस। आज का जो हम लोग का पूरा जो लेक्चर है वो चार चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, और अगर ये चार चीज को अच्छे से समझ जाओ तो आगे का पूरा पॉलिटिकल साइंस का जितना भी चैप्टर है और टॉपिक है उसको इजीली समझ पाओगे, बिकॉज द सेकेंड चैप्टर इज द बेस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इफ यू अंडरस्टैंड the second chapter properly, you can able to understand and you can easily understand the other topics after the state. Now सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट क्या है। देखो तुम लोग के लिए तो नया है क्लास 11 में, व्हाट इज स्टेट। एक आम भाषा में अगर बात किया जाए तो राज्य किसको कहते हैं, स्टेट को हिंदी में कहते हैं राज्य। स्टेट किसको कहते हैं पहले तो जानना ये जरूरी है कि स्टेट कहते किसको है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि इसको कहते किसको है, तब ना उसको पहचान पाएंगे, तब ना उसको बता पाएंगे हाँ इसको ये कहते हैं। तो सबसे पहले होता है स्टेट। स्टेट किसको कहते हैं, राज्य किसको कहते हैं। आम तौर पे जो हमारे समाज और हमारे जो लोग समझते हैं स्टेट का मतलब वो पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से सही नहीं। मतलब the common people they have some kind of understanding about the state and they can interpret and they can recognize state according to their knowledge। मतलब आम इंसान से पूछोगे कि राज्य किसको कहते हैं तो बोलेगा राज्य कहने का मतलब होता है कि जिसके पास जहां पे सरकार उसको राज्य कहते हैं। तो बोलेगा कि अच्छा एक एग्जांपल दिए तो वेस्ट बंगाल, और हो सकता है कि तुम लोग भी यही समझते हो आज तक कि वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है। और समझना भी चाहिए क्योंकि हमारे समाज के सारे लोग और यहाँ तक कि फॉर्म में भी होता है कि तुम कौन सा स्टेट से हो, तो हम लोग मारते हो वहाँ पे वेस्ट बंगाल, है ना। तो जनरली जो है हम लोग समझते हैं कि स्टेट का मतलब होता है कोई भी एरिया जो किसी सरकार के द्वारा चलाया जाता है। बट ये एक क्या है, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से ये गलत है। पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से स्टेट का मतलब अलग है। क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले होता है क्या स्टेट मतलब क्या है। देखो स्टेट का मतलब होता है स्टेट इज बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। क्या होता है, स्टेट इज बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। एक लोगों का क्या होता है, समुदाय होता है जहां पे उस लोगों का देखरेख करने के लिए और उनके चाहिदा, उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक वहां पे सरकार होता है जिनका काम क्या होता है, लोगों का हित को और लोगों का जो भी जरूरत है उसको पूरा करना और उनको आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करना उस सरकार का सबसे बड़ा काम होता है। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग रहते हैं और उस लोग को देखरेख करने के लिए और उस लोग को उनके
चीजों को फुलफिल करने के लिए, जरूरतों को फुलफिल करने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए एक सरकार होता है जो कि पूरे तरीके से स्वतंत्र होता है उस लोगों के समुदाय को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। वैसे संगठन को कहा जाता है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट क्या है? एक राजनीतिक संगठन होता है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। देखो भाई, व्हाट इज स्टेट का एक नॉर्मल सेंस है, एक आम भाषा में अगर समझा जाए, इजी भाषा में समझा जाए, राज्य किसको कहते हैं? राज्य बेसिकली क्या होता है? एक लोगों का संगठन होता है जहां पे बेसिकली लोग उस राज्य को बनाते हैं जिसमें उनका वो सुरक्षित महसूस कर सके और उनके चाहिदा मतलब डिमांड और इंटरेस्ट को वहां का सरकार जो है उसको फुलफिल कर सके। समझ में आ रहा है? और सरकार जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, लोगों के और उनके सुरक्षा के लिए। तो वैसे संगठन, जो संगठन लोगों के लिए काम करता है और जहां पे लोग उस संगठन को बनाए हैं अपने सुरक्षा के लिए और अपने चाहिदा को फुलफिल करने के लिए, और वो संगठन पूरे तरीके से आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वतंत्र है क्या करने के लिए? इन सभी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी कंडीशन में, वैसे संगठन को कहा जाता है स्टेट। अब तुमको हम थोड़ा इसको और ब्रॉडर तरीके से समझा। बहुत सारे लोगों के द्वारा स्टेट के बारे में अलग अलग तरीके का डिफिनेशन दिया है, तो हम लोग किसका डिफिनेशन मानेंगे? हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनका ही डिफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, इसको कहा जाता है एरिस्टोटल। तो जो एरिस्टोटल है उनका क्या कहना है? एरिस्टोटल का कहना है कि देखो भैया, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट इज अ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली फॉर द fulfill their demand and their interest, right, by the government, by the government। तो ये बेसिकली क्या है? स्टेट का डिफिनेशन है जो किसके द्वारा दिया गया है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का कहना है कि राज्य एक लोगों का संगठन है जहां पे लोग अपने मिलजुल कर एक संगठन बनाते हैं और जिसमें क्या करते हैं? एक सरकार बनाते हैं, जिस सरकार का काम होता है और सरकार को बनाया ही जाता है लोगों के द्वारा क्या करने के लिए? उनके चाहिदा, उनके स्वार्थ, उनके डे टू डे जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। और वो संगठन जो राज्य, जो लोगों का देखने का काम करता है और वेलफेयर का काम करता है, समझ में आ रहा है? सुप्रीम गुड का काम करता है, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने का काम करता है, वैसे संगठन को क्या कहेंगे? स्टेट। क्लियर? कुछ और लोग हैं। अच्छा, एरिस्टोटल का कहना है कि जो मैन है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर। इंसान क्या करता है जब वो बहुत, सुना है कैसे स्टेट का उत्पत्ति हुआ? क्या कहा जाता है कि स्टेट का उत्पत्ति होने से पहले दो चीज का उत्पत्ति। पहले क्या उत्पत्ति हुआ? सबसे पहले स्टेट जब नहीं था तो क्या लोग नहीं रहते थे? रहते थे। लोग क्या करते थे? लोग इंडिविजुअली क्या करते थे? लोग रहते थे। कोई संगठन नहीं था उनका देख रेख करने का और उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने का, तो अपना इंटरेस्ट खुद फुलफिल करते थे। लेकिन जब क्या होता है कि फैमिली बढ़ा, मतलब जैसे ही फैमिली आई तो फैमिली क्या हो गया? एक छोटा यूनिट हो गया जहाँ पे लोग बहुत अपने रिलेशन के बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट? अब क्या हो गया? पहले एक जन था तो एक स्वार्थ था, अब क्या होता है? पूरा फैमिली आ गया, तो फैमिली में बहुत सारा क्या होता है? नया नया स्वार्थ बढ़ा। हर एक एवरी इंडिविजुअल हैज सम डिजायर। हर एक इंसान का अपना अपना कुछ क्या होता है? नीड होता है, अपना अपना जरूरत होता है, अपना अपना चाहिदा होता है। और उस चाहिदा को प्राप्त करने के लिए लोगों ने क्या किया?
बहुत सारा फैमिली है, उन सभी फैमिली में से बात करके क्या किया, एक स्टेट का निर्माण किया। फैमिली से क्या बना, विलेज, और विलेज से क्या बना, स्टेट। मतलब ऐसे हुआ, पहले इंडिविजुअल था, फिर इंडिविजुअल से फैमिली आया, फैमिली आया तो डिमांड बढ़ गया, तो फैमिली क्या किया, सभी फैमिली का डिमांड फुलफिल करने के लिए क्या बना, विलेज बना। अब क्या हुआ कि बहुत सारा गांव, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ा गांव हो गया। अब उतने बड़े गांव को विलेज उनके स्वार्थ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तब सारे विलेज मिलकर क्या बन गए, एक स्टेट का नाम लिए। तो दिस इज द प्रोसेस। इस तरीके से क्या होता है, स्टेट का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में है, प्रॉपर्ली समझ में है कि स्टेट किसको कहते हैं। मतलब बस इतना समझना कि स्टेट बेसिकली क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक सरकार लोगों के लिए क्या करता है, लोगों के जरूरतों के फुलफिल करने के लिए काम करता है, और वो सरकार लोगों के देखरेख और लोगों के हित, लोगों की सुरक्षा के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से स्वतंत्र होता है, और डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, पूरे तरीके से स्वतंत्र। वैसे संगठन को स्टेट कहा जाता है। क्लियर? अब समझते हैं स्टेट का, तुमको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना है स्टेट क्या है। एरिस्टोटल कहता था स्टेट क्या है, स्टेट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम गुड एंड वर्च्यू। एक ऐसा संगठन जो लोगों के कल्याण के लिए बना है और कल्याण का काम करता है, वैसे संगठन को केवल स्टेट कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो तो संगठन को स्टेट कहे, वैसा संगठन जो एक ऐसा स्टेट उसको कहेंगे कि जो संगठन अपने लोगों का, एक टेरिटरी पे जितने लोग हैं उन सभी लोगों का देख रेख के लिए काम कर रहा है, और उनका स्टेट का काम ही होता है कि लोगों का देख रेख करना। State has a supreme objective to fulfill and provide the best and good facility to its people. अपने लोगों का ध्यान रखे और देख रेख करे। आगे, लेकिन ये स्टेट का आइडिया आया कैसे? ये जो स्टेट का बात है, ये कहीं ना कहीं से तो सबसे पहले आया होगा, तो आया कहाँ से? So the idea of state first time came from ancient Greek. कहाँ से है ये कॉन्सेप्ट? स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से है? एंशिएंट ग्रीक, मतलब प्राचीन ग्रीक से राज्य का अवधारणा और राज्य का जो बात है, ये संगठन का जो बात है, ये सबसे पहले प्राचीन ग्रीस से आया है। और सबसे पहले प्राचीन ग्रीस से कैसे आया? प्राचीन ग्रीस से कैसे आया? क्योंकि प्राचीन ग्रीस में उस समय क्या होता था, पॉलिस होता था ना, बहुत छोटा छोटा ग्रीक में पॉलिस होता था, जैसे एथेंस, स्पार्टा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस कहां से आया। तो ये जो पॉलिस होता है, छोटा छोटा क्या होता है, वहां पे सिटी को वो क्या कहता था, ग्रीक में पॉलिस कहता था। अब इस पॉलिस का इंग्लिश मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट। सिटी स्टेट, इसमें वर्ड है ना, सिटी स्टेट। तो फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ स्टेट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट was came from the ancient Greek idea of polis, और polis का इंग्लिश मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट। और यहीं से आता है कि छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे शहर जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर भूभाग है, जहाँ पे एक सरकार है, और वो क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, उस राज्य का लोगों का देखरेख कर रहा है, वैसे संगठन को स्टेट कहा जाता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया स्टेट। समझ आ रहा है? पॉलिस से क्या है कॉन्सेप्ट? स्टेट। पॉलिस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? सिटी स्टेट। अच्छा, केवल स्टेट का कॉन्सेप्ट ग्रीक से ही नहीं आया, मतलब स्टेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ आया? ग्रीक। लेकिन उसके बाद ये रोम में भी आया, रोमन कॉन्सेप्ट, रोमन आइडिया ऑफ स्टेट, रोमन आइडिया ऑफ स्टेट। देखो, एक रोम शहर है, रोम क्या है? एक शहर है। आज इटली का कैपिटल क्या है? रोम। तो इटली जो है, आज जो इटली कहते हो, पहले उसका नाम क्या था? रोम। बहुत ही दुनिया में प्राचीन समाज में और प्राचीन समय में दो ही शहर सबसे विख्यात था, एक नाम था ग्रीक और एक नाम था रोम। रोम जाना जाता है अपना सिविलाइजेशन के लिए,
रोमन सिविलाइजेशन। रोम जाना जाता है अपने सबसे ज्यादा स्लेव के लिए, सबसे ज्यादा दुनिया में दास अगर किसी ने बनाया था तो उस देश का नाम क्या था? रोम। रोम जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर के लिए, घर बिल्डिंग जैसे बनाता है। रोम जाना जाता है एक और चीज के लिए, लॉ, कानून। जो कानून शब्द है ना, लॉ, हर देश आज किससे चल रहा है? कानून। सबसे पहले कानून का आइडिया कहां से आया था? रोम। और इसके बाद वाला चैप्टर है लॉ, तो यहाँ पे हम फिर आएंगे रोम। बट अभी हम रोम क्यों है? क्योंकि रोमन आइडिया ऑफ स्टेट, मतलब रोम में भी एक अलग तरीके का क्या था? स्टेट का अवधारणा था। क्या था? वहां का जो छोटा छोटा स्टेट होता था ना, उसको लोग क्या कहता था? सिविटास। क्या कहते थे वो लोग? सिविटास। क्या कहता था? सिविटास। और सिविटास मींस a small territory where a government will run and government will try to fulfill the interest and needs of people by internally and externally, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वतंत्र होकर एक सरकार जो है अपने शहर के जितने भी लोग हैं उसका देखरेख करता है। ये रोम में आइडिया था। और एक छोटे सा शहर को कहा जाता था सिविटास, जो अपने लोगों के लिए काम करता था। तो यहाँ से भी आइडिया आया स्टेट का। अगर कोई तुमसे पूछे कि स्टेट का आइडिया सबसे पहले कहाँ आया? ग्रीक। लेकिन मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट कहाँ आया? रोम। ग्रीक के बाद कहाँ से आया? रोम। रोम में स्टेट को क्या कहा जाता था? सिविटास। ग्रीक में स्टेट को क्या कहा जाता है? पॉलिस। अंडरस्टैंड? बस इजी हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट समझ में आया? स्टेट का अवधारणा आया कहां से? एकदम जड़ से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, बेस से, ताकि बेस मजबूत हो जाएगा ना। तो कार्ल मार्क्स का एक कहना था, बेस डिटरमाइन सुपरस्ट्रक्चर। तुम कितना दूर जाओगे ये डिटरमाइन करेगा तुम्हारा नींव। कितना बड़ा ऊंचा बिल्डिंग बनेगा ये डिटरमाइन करेगा नींव। नींव अच्छा रहेगा तो सब अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से समझो। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या हुआ? सुनो है, मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि भाई स्टेट जो है, स्टेट का निर्माण कितने तत्वों से होगा, मतलब स्टेट बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। जैसे तुम लोग को पता है कि बिरयानी बनाने के लिए बहुत सारा सामान लगता है, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स लगता है। उसी तरीके से एक स्टेट को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। What were the essential elements to form a state? एक स्टेट को स्टेट बनाने के लिए, एक राज्य का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या क्या है? अगर वो हमको मिल जाए तो हम स्टेट बना लेंगे, है ना? चलो अब इसको समझते हैं। नहीं, इसको समझते हैं, ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि जो एलिमेंट ऑफ स्टेट आया, एलिमेंट ऑफ स्टेट आया सबसे परफेक्ट। अगर किसी ने क्या किया है, स्टेट के एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है गार्डनर। गार्डनर वाज द फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल स्कॉलर्स हु classified the essential components and factors and elements of state। राज्य की उत्पत्ति के लिए कौन सा तत्व की जरूरत होता है, ये सबसे पहला बार सही तरीके से अगर किसी ने बताया तो उस व्यक्ति का नाम है गार्डनर। क्या नाम है? गार्डनर। अब तुम बोलोगे गार्डनर क्या बताया? ये बोला 4 एलिमेंट। स्टेट के लिए कितना एलिमेंट जरूरी है? 4। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू फॉर्म अ स्टेट? एक स्टेट को स्टेट बनाने के लिए या एक स्टेट को स्टेट कहने के लिए 4 जरूरी चीज है। अगर ये 4 चीज तुमको पता है और 4 चीज किसी स्टेट में है, किसी जगह पे है, तो तुम उसको क्या कह सकते हो? स्टेट। देखो कितना इजी है ना। अगर ये 4 चीज तुमको पता चल जाए तो तुम किसी को भी कह सकते हो स्टेट। तो चलो, तुम्हारा जो ट्रेडिशनल और एक कन्वेंशनल आइडिया है कि स्टेट को जो है जहाँ पे सरकार होता है उसको स्टेट कहते हैं, बट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अनुसार जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है, स्टेट किसको कहेंगे? उनका कहना है चार्ट। देखो कौन कौन सा चार्ट? सबसे पहले क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। बोलते स्टेट का सबसे एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन। नो वन स्टेट कैन बी इमेजिन विदाउट द पॉपुलेशन। एक घर बिना परिवार का नहीं होता। उसी तरीके से
एक राज्य बिना जनसंख्या का और लोगों का नहीं हो सकता, राइट। वो राज्य ही कौन सा काम का जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। किसके ऊपर शासन करोगे? पानी पे। किसके ऊपर शासन करोगे? हाँ, धरती पे, मिट्टी पे शासन करोगे? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सुनो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टेट के लिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर स्टेट? स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। पॉपुलेशन सबसे पहला। दूसरा क्या बात किए थे कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है। दूसरा क्या है? ये दूसरा बात की है गवर्नमेंट। क्या बात की है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार। अब बोलते हैं मान लो जनसंख्या है और सरकार ही नहीं उसका देख रेख करने का, चलाने का। घर है, फैमिली भी है, फैमिली को चलाने वाला हेड ऑफ फैमिली ही नहीं है, तो कैसा रहेगा घर? हाँ, वही बात है। गाइडेंस कौन देगा? तुम्हारा जरूरत को फुलफिल कौन करेगा? खाली घर बना दे, आप परिवार रख दे, लेकिन कोई कमाने वाला नहीं है और उसका देख रेख करने वाला नहीं है, वो घर बिगड़ जाएगा और घर खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिन बीत जाएगा। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरा गवर्नमेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनाइट टेरिटरी। क्या है? डेफिनाइट टेरिटरी। तुम लोग बोलोगे डेफिनाइट टेरिटरी क्या है? देखो, डेफिनाइट टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डेफिनाइट टेरिटरी मतलब निर्धारित भूभाग। निर्धारित भूभाग। डेफिनाइट टेरिटरी मतलब परमानेंट टेरिटरी होना चाहिए और डेफिनाइट होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेरिटरी होना चाहिए। हाँ, मेरा इतना है तो पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है एगो तीर घाट एगो वीर घाट, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? एक डिफाइन, एक परमानेंट टेरिटरी होना चाहिए स्टेट के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? डेफिनाइट टेरिटरी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सोवरेनिटी। ये तो नाम भी तुम लोग नहीं सुने। सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता। तो व्हाट वर द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट? स्टेट का सबसे मेन एलिमेंट्स क्या क्या है? चार। कौन कौन सा है? पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, डेफिनाइट टेरिटरी एंड सोवरेनिटी। अगर ये चार चीज है तो स्टेट है, और अगर ये चार चीज में से एक चीज भी नहीं है या गायब है, स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं है। पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, डेफिनाइट टेरिटरी और सोवरेनिटी। अब इसके बारे में हम अच्छे से ब्रीफ में बता दे रहे, समझा दे रहे। चार तो समझ में आया ना? या ऐसे ही याद रखोगे। स्टेट के लिए कितना चीज चाहिए? चार। पहला पॉपुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा टेरिटरी, चौथा सोवरेनिटी। वेरी गुड। अब आते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? जैसे कि जनसंख्या। देखो, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए, राज्य का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में देश, नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट। प्रोविडेंस नहीं कहा जाता। देखो, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब कंट्री से कनेक्ट। स्टेट मतलब अरे कैसे? स्टेट इक्वल टू कंट्री। स्टेट इक्वल टू कंट्री, याद रखना। पॉलिटिकल साइंस में जब आप स्टेट का बात कर रहे हो मतलब आप देश का बात कर रहे हो, राज्य का बात मतलब एक निश्चित सीमा का बात नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड? आगे और अच्छे से समझाएंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा। चलो देखो, पॉपुलेशन, जनसंख्या। हाँ, साइंस वाला और कॉमर्स वाला से पूछोगे भाई स्टेट का ये लो, तुम लोग तो कभी पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है स्टेट किसको कहते होता है। पश्चिमी बंगाल तो भी स्टेट कैसे नहीं है, मतलब कोई आपको समझा दे, मन जाते सुने जाते। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या का मतलब क्या होता है? एक स्टेट में, एक किसी भी जगह पे जहाँ पे जनसंख्या, राज्य के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए? जनसंख्या। Population is the most important element and factor of a state. बिना जनसंख्या का कोई राज्य का कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है?
जनसंख्या। अरे जनसंख्या रहेगा तब ना नीड और डिमांड आएगा, और नीड और डिमांड आएगा तब ना जनता मिलकर एक राज्य बनाएगा, एक सरकार बनाएगा। सरकार का जरूरत तब तक ही है जब तक पृथ्वी पे और किसी जगह पे लोग हैं, और जब तक लोग रहेंगे तब तक उनका नीड रहेगा, जब तक नीड रहेगा तब तक सरकार रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोग। देखो भाई, एक देश में लोग, जनता बहुत, आवाम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला पिलर कौन है स्टेट का? जनसंख्या। जनसंख्या के बाद क्या होता है? अच्छा, जनसंख्या के ऊपर जो है बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग बात है। प्लेटो का कहना है कि चलो मानते हैं एक स्टेट के लिए जनसंख्या जरूरी है। कितना जनसंख्या होना चाहिए? ये सुनो, कितना जनसंख्या होना चाहिए? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बारीकी से समझना एक लेक्चर। जनसंख्या के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का एक बात ये कहना था, तो चलो जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनसंख्या, कितना जनसंख्या होना चाहिए? कोई लिमिट है? तो प्लेटो का कहना है, देखो भैया 5040 होना चाहिए जनसंख्या। मतलब एक आइडियल स्टेट, एक सभ्य, एक आदर्श राज्य के लिए कितना जनसंख्या चाहिए? 5040। ये कौन कहा? प्लेटो बाबा। प्लेटो का बुक का नाम था रिपब्लिक, उसी में वो बात कहे कि 5040 नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज द आइडियल पॉपुलेशन फॉर स्टेट। किसी भी राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या कितना होता है? 5040, और अगर इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत पैदा होगा। समझ में आ रहा है? तो वो एक और व्यक्ति आया प्लेटो के बहुत साल बाद, उसका नाम था रूसो। क्या नाम था? जेजे रूसो। क्या नाम था? जेजे रूसो। वो बोलता है 10,000 आइडियल है। कितना? 10,000। मतलब वो बोलता है कि कम से कम एक देश में कितना, एक राज्य में कितना जनसंख्या होना चाहिए? 10,000। समझ आ? तब जाकर उसको स्टेट का बात कहा जाए। अब बता रहे ये लोग तो ये बात कहा, लेकिन उस समय लोग कितना बोला? 5040। ये कितना बोला? 10,000 आइडियल स्टेट का। आज इंडिया और चाइना जैसा भी देश है, तो दोनों को मिला दो तो पूरा जनसंख्या, पूरा दुनिया का जनसंख्या कम पड़ेगा। मतलब इंडिया और चाइना एकमात्र दो देश है जो दुनिया के सारे जनसंख्या का 60% अकेले संभालते हैं। अब कितना जनसंख्या भारत का? 145 करोड़। चाइना का कितना है? 145 करोड़। ऐसी तो हो गया 145। कितना हो? 290। अब 290 करोड़ आबादी वाला, आई लोग कितना बोला है? 5,000 10,000। अरे 5,000 में बाम्बू पड़ गई, यहाँ से वहां जाओ गली में 5,000 दिखे। देश के लिए 5,000। हमारा भारत जैसा देश 145 करोड़ भारत का जनसंख्या है ना? बट कुछ ऐसा भी स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या नहीं है। एक और देश का नाम बता रहे हैं, वेटिकन सिटी। ऊपर जनसंख्या 5,000 से कम है, 10,000 से कम है। बुला रहा है सबको कि भैया मेरा जनसंख्या, मेरा नागरिकता तुमको देंगे, हमारा देश का नागरिकता अपना लो, हम तुमको घर देंगे, बैंक बैलेंस देंगे, जॉब देंगे, लड़की देंगे, सब देंगे। हाँ, सब देंगे। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पे 145, यहाँ तो सब बोल रहा है अरे भाई कम हो जाए, कुछ हो जाएगा। समझ में आया? पहला समझ में जनसंख्या, तो इसमें कोई लिमिट नहीं, कितना भी हो सकता है। आगे गवर्नमेंट। अच्छा, इस जनसंख्या, इतना बड़ा जो जनसंख्या है, सबका तो जरूरत है, सबका तो डेली कुछ ना कुछ चाहिए। इस सबको देख रेख के लिए, जैसे फैमिली का देख रेख करने के लिए हेड ऑफ फैमिली होता है, पेरेंट्स होते हैं, उसी तरीके से सारे देश में रहने वाले जो फैमिली है और लोग हैं, उनका गार्जियन कौन होता है? गवर्नमेंट। उनका कर्ता धर्ता कौन होता है? गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट इज द सेकंड पिलर ऑफ स्टेट। सुनो, गवर्नमेंट जो है, जिसको सरकार कहा जाता है, ये राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर होता है। जो जिसका मेन काम क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दो काम होता है। पहला, टू प्रोवाइड द एसेंशियल थिंग्स टू इट्स पीपल, टू देयर सब्जेक्ट। अपने जितने भी जनसंख्या है वो सभी को बिना जात देखे, बिना धर्म देखे, बिना
जाति देखे, सभी को क्या देना, उनके जरूरतों को पूरा करना, रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ चाहिए उनको देना। समझ में आया? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबको देना ये सरकार का काम होता है। अब तो सरकार इंपॉर्टेंट है ना भाई, जो ये सब देगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जनसंख्या का तो अब जरूरत है ही है, लेकिन सरकार है, अब तुम बोलोगे सरकार से कि हमको हवाई जहाज खरीद के दे दो, तो सरकार तुमको हवाई, वो डिमांड तुम्हारा सरकार फुलफिल करेगा, लेकिन तुम्हारा पेरेंट्स उतना ही डिमांड फुलफिल करेंगे जितना जो उनका औकात है। औकात से बाहर बोलोगे तो कोई फुलफिल नहीं करेगा, आइदर वो तुम्हारा पेरेंट्स हो, आइदर तुम्हारा सरकार हो, चप्पल से मारेगा तुमको, बस साला बाइक चाहिए। तुम्हारे यहाँ पे खाने का ठीक नहीं है, खाना तुमको राशन खिला रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बाइक चाहिए, अट्ठा उठा के देगा। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या बोला गया यहाँ पे? गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा क्या है, अथॉरिटी होता है जो जनता के सारे इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। पहला काम होता है जनता के सारे जरूरतों को पूरा करना, और दूसरा होता है इंटरनली और एक्सटर्नली जनता को महफूज रखना, सुरक्षा देना, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स पीपल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसीलिए सरकार वो क्या करता है, समाज में किसी सब लोग अपना जीवन अच्छे से जी पाए और अधिकार का इंजॉय कर पाए, इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस रखता है, पुलिस थाना हर एक जगह, और एक्सटर्नल बाहरी सुरक्षा देने के लिए आज सरकार आर्मी रखता है ना। तो किसके लिए रखा है? लोगों के लिए, जनता के लिए। समझ आ रहा है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होना चाहिए। समझ आ रहा है? और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट सेवा के तुम्हारा जो सेवा करने का काम है, लेकिन आज क्या बन जाता है, मास्टर बन जाता है, मालिक बन जाता है, बट उसको बताना पड़ेगा तुम क्या हो, सेवक हो, जनता ने तुमको बनाया है जनता का देखरेख करने के लिए। तो ऐसा नहीं करो कि जनता के ऊपर तुम क्या करो, शासन करो, शासन करने के लिए नहीं बनाया गया। याद रखना, गवर्नमेंट will not created to rule, government will created to serve the people. Remember. तीसरा तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? डेफिनाइट टेरिटरी। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? डेफिनाइट टेरिटरी। इसको ध्यान से समझना। डेफिनाइट मतलब निश्चित, और टेरिटरी मतलब एरिया। निश्चित एक एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है उधार में मांग के आप स्टेट चला लो, ऐसा ना होता है। उधार बाकी स्टेट के समय में नहीं होता, वो सब सीन भूल जाओ, ठीक है ना। स्टेट का मतलब क्या होता है? डेफिनाइट टेरिटरी मतलब एक स्टेट का स्टेट होने के लिए एक निश्चित एरिया होना चाहिए और फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब नियमित, परमानेंट। जैसे ये भारत का मैप है ना, ऐसे करके पूरा एकदम है ना मैप। अभी जो पूरा भारत का मैप है, ये भारत का पूरा बॉर्डर है, खींचा गया है, ये भारत का भूभाग है भारत को। तो डेफिनाइट टेरिटरी मतलब क्या होता है? एगो इधर, बीच में सारा देश, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा एगो पूरा होना चाहिए। समझ में आया ना? समझ में आया? ताकि क्या हो, शासन चलाना आसान हो जाए, ताकि लोगों के सुरक्षा देना आसान हो जाए। इसीलिए क्या होना चाहिए? डेफिनाइट टेरिटरी होना चाहिए। और टेरिटरी मतलब भूभाग। अब भूभाग ना रहेगा तो लोग रहेंगे का पानी में, कि समुद्र में, कि आसमान में? तो भाई सिंपल बात है, टेरिटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर पीपल कैन सर्वाइव, वेयर पीपल कैन सर्वाइव देयर एंटायर लाइफ। अब टेरिटरी बना दिए, अब तुमको लेके चलिए अफ्रीका में कोनो जगह पे, जमीन है, तुमको बोला है यहीं पे भुइयां में सो, अब भुइयां में रहो, यहाँ पे कोई सरकार है। अब बताओ, वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है, वहां पे गर्मी इतना है कि इंसान मर जाएगा, रिसोर्सेस नहीं है, नदी नहीं है, रिवर नहीं है, समझ में आ रहा है? वाटर का सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नहीं है। जीवन जीने के लिए एक इंसान का जो कुछ भी जरूरी वातावरण चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वहां पे तुम्हारा क्या होना चाहिए? टेरिटरी होना चाहिए। ऐसा कोनो जगह पे ना होना चाहिए या स्पेस पे जहां पे टेरिटरी तो है लेकिन ऑक्सीजन ना, तो वैसा टेरिटरी का कोनो फायदा ना है। समझ में आया? इसीलिए बोला गया डेफिनाइट टेरिटरी। और टेरिटरी मतलब ऐसा भूभाग होना चाहिए जहां पे जीवन संभव है। जीवन संभव है अर्थात
जीवन जीने के लिए जितना जरूरी चीज चाहिए, हवा, पानी, सब कुछ जितना चाहिए, खाना पीना, नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है? यहाँ तक समझ में? डेफिनाइट टेरिटरी, इसीलिए देखो मैं हर एक देश का अपना क्या होता है, एक मैप होता है, खींचा होता है, इतना मेरा मैप है ना। अब आता है लास्ट, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, ये तुम लोग के लिए नया है, ये तक तो तीनों चीज तुम लोग सुने हो, बट सोवरेनिटी क्या है? देखो, सोवरेनिटी इज द सोल एंड सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी एंड पीपल। संप्रभुता राज्य का एक ऐसा शक्ति है जिसके आधार पे वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वतंत्र है अपने भूभाग और अपने लोगों के ऊपर कोई डिसीजन लेकर सुरक्षा देने का या उनके शासन करने। सोवरेनिटी क्या है? सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर इट्स टेरिटरी एंड इट्स पीपल। मतलब सोवरेनिटी मतलब क्या है? सोवरेनिटी मतलब सरकार के पास एक संप्रभुता है जो इंटरनली मतलब देश के अंदर और एक्सटर्नली मतलब देश के बाहर अपने देश के लिए डिसीजन ले सकता है बिना किसी के रोक टोक और इंटरफेरेंस के अनुसार। दिस इज कॉल्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब जब एक देश के पास, जब एक देश आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से सभी देशों से और अपने देश के लोगों से स्वतंत्र होता है कोई भी डिसीजन लेने का, तब उस पावर को कहा जाता है सोवरेनिटी। और सोवरेनिटी कौन देता है? वहां के लोग, जनता सोवरेनिटी देता है, चुन के भेजता है और पावर देता है तुमको, जाओ चलाओ, और हम तुमको चुन के भेजा है, तुम किसी से डरने का नहीं है, तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और जो डिसीजन लोगे वो देश और लोगों के भलाई के लिए लोगे। समझ आ रहा है? इधर देखो, अब सोवरेनिटी दो तरीके का होता है। सोवरेनिटी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी? दो तरीके का होता है। एक को कहा जाता है इंटरनल सोवरेनिटी। क्या कहा जाता है? इंटरनल सोवरेनिटी। और एक को कहा जाता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी किसको कहते हैं? देखो, इंटरनल सोवरेनिटी मतलब आंतरिक संप्रभुता। सुनो, आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि एक राज्य, एक देश जो है, जब वो आंतरिक रूप से स्वतंत्र होता है आंतरिक मामले पर डिसीजन लेने के लिए। मान लो देश में कुछ हुआ, मोदी जी आए अपने से और देखें कि देश का स्थिति ऐसा है, वो आकर डायरेक्ट बोले कल से लॉकडाउन। ये पावर, लोग बोला मत कीजिए, वहां पे डायरेक्ट बोलते सोवर लगेगा लॉकडाउन, वहां पे डायरेक्ट 8 बजे रात को बोलते भाई और बहनों घबराने की जरूरत नहीं है, कल से नोटबंदी, कल से नोट बंद हो जाए, हाँ 500 और 1000 का नोट बंद, है ना। ये सब बात आकर क्या है, मतलब क्या है? यू आर फ्री फ्रॉम इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर मतलब अपने देश के अंदर आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र, इसी को कहा जाता है इंटरनल सोवरेनिटी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक आम भाषा में समझा दे, तुम अपना घर में जो है स्वतंत्र हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए, यही होगा। अच्छा, बाहर जब गए तो बाहर, अब इसको कहते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर, बियॉन्ड द कंट्री। अ कंट्री when a country is free to take decision at the international level freely, मतलब जब एक देश क्या होता है अपने देश के बाहर स्वतंत्र होता है डिसीजन लेने के लिए, तो उस स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल सोवरेनिटी, मतलब बाह्य संप्रभुता। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग देश में जाके अपना वहां पे बात करते थे, अलग अलग देश बोलता है मत बोलिएगा, ये जाके बोल देता है, मतलब दिस इज द पावर। रोक नहीं सकते हो भैया मेरे को,
इसी कहते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर ऑफ स्टेट। और जिस स्टेट के पास ये चार चीज होगा वही स्टेट को अकॉर्डिंग टू गार्नर कहा जाएगा स्टेट। उसी को क्या कहा जाएगा? स्टेट। अब देख लो चार चीज जहां जहां उसको स्टेट कहो। अब पांचवा चीज जो अभी आके जुड़ गया है कि एक और एलिमेंट जरूरी है स्टेट कहलाने के लिए। चार तो है ही ना, अभी आके जुड़ा है रिसेंटली। क्या बोला? रिकॉग्नाइजेशन। पांचवा क्या है? रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन बाय स्टेट, रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर स्टेट। रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर स्टेट का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर स्टेट का मतलब तुम्हारा देश को कोई बगल का देश क्या करे, तुमको ये पहचान दे, हाँ हाँ तुम स्टेट हो भाई, एक स्वतंत्र देश हो। तब these are the 5 important element to form a state। एक राज्य को एक राज्य कहलाने के लिए या बनाने के लिए ये 5 सबसे आवश्यक चीजों की जरूरत है। जैसे इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्टेट तुमको स्टेट घोषित करना चाहिए। जैसे जब 1971 में पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश को बोला पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश को हम नहीं मानेंगे कि तुम एक स्वतंत्र देश हो। भारत बोलता हम तो मानते हैं ना, ये स्टेट हो गया स्टेट। समझ आ रहा है? एग्जांपल दे दिए, समझा दिया। रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर स्टेट इज इंपॉर्टेंट एट नाउ, अभी के समय में इंपॉर्टेंट। यही 5 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और जिसके पास है उसी को क्या कहेंगे? स्टेट। बट एक भी जिसके पास नहीं है उसको नहीं कहेंगे स्टेट। अब बात आएगा यहाँ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस। अब देखो कितना इजी चीज हम तुमको बता रहे हैं। अब तुम दुनिया का कोई भी, अब तुम कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई स्टेट किसको कहते हैं और किसको प्रोविंस कहते हैं। अब क्या यहाँ पे बोले कि आज बताएंगे स्टेट और प्रोविंस के बीच में अंतर। स्टेट और प्रोविंस के बीच में अंतर। देखो स्टेट किसको कहते हैं? इसके पास ये 4 चीज होता है। अब तुम लोग क्या कहते हो? वेस्ट बंगाल को स्टेट कहते हो, हम बोलते हैं गलत है। इंडिया इज अ स्टेट बट वेस्ट बंगाल इज नॉट अ स्टेट, वेस्ट बंगाल इज कॉल्ड प्रोविंस। क्यों कहते हैं? ये 4 एलिमेंट पहले ही बता दिए, जिसमें होगा उसी को स्टेट कहेंगे और जिसमें नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? प्रोविंस या यूनियन टेरिटरी। अंडरस्टैंड? अब आता है स्टेट वर्सेस प्रोविंस। स्टेट और प्रोविंस, क्या वेस्ट बंगाल को स्टेट कहा जाएगा? वेस्ट बंगाल को स्टेट कहा जाएगा? बांग्लादेश क्या उसको स्टेट कहा जाएगा? अवश्य कहा जाएगा। चलो बता दे, अभी तक तो वेस्ट बंगाल को तुम भी स्टेट कहते थे, अभी तक ही जान गए हो तो हीरो बन रहे हो, अच्छा बात है। अब हम बता रहे, समझा दे, समझ जाओ स्टेट कैसे कहा जाए। वेस्ट बंगाल को सब कहता है स्टेट। तो अगर इसका माना जाए तो बोला 4 इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें होगा उसको कहेंगे स्टेट। बिफोर 1947, सुन रहे हैं, 1947 के पहले क्या भारत स्टेट था? स्टेट नहीं था। 1947 के पहले क्या भारत स्टेट था? नहीं था। सुन रहे हैं? नहीं था। कैसे नहीं था? हाँ? पता नहीं ना, चलो इसको भी हम 1947 के पहले इंडिया स्टेट था, यस और नो। ठीक है? ऐ सुनो इधर तो कितना अच्छा चीज तुम समझ रहे। अब देखो स्टेट वर्सेस प्रोविंस। स्टेट कहेंगे किसको? वेस्ट बंगाल को बहुत लोग स्टेट कहते हैं, हम लोग भी कहते थे, हम भी जब नहीं पढ़े थे तो हम कहते थे वेस्ट बंगाल स्टेट, बट हम नहीं कहते। क्यों? बता रहे। वेस्ट बंगाल स्टेट होने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन। वेस्ट बंगाल के पास पॉपुलेशन है? यस है। हम लोग भी 9 करोड़ वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है। कितना है? 9। ये बोलता 5000 10,000 9 करोड़ एगो वेस्ट बंगाल तो पॉपुलेशन है ना। वी हम लोग वोट देते जाके, हम लोग पॉपुलेशन है, लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरा गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट है? दिल्ली मामाटी मानुस सिटी ऑफ जॉय, बट जॉय छाड़ा सो गए। गवर्नमेंट
यहाँ पे दूसरा जो है चलता है गवर्नमेंट, समझ में आया? सुनो, यहाँ पे गवर्नमेंट समझ में आया? गवर्नमेंट है ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दीदी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब गवर्नमेंट है जो लक्ष्मी भंडार तो कन्याश्री तो व्हाट क्या देते रहते हैं, तो इसे समझ में आता, हम बता रहे स्टेट है गवर्नमेंट। अच्छा तीसरा डेफिनाइट टेरिटरी, क्या यहाँ का टेरिटरी है? यस, मैप नहीं पढ़े हो? यहाँ का एक डेफिनाइट टेरिटरी, तभी ना बॉर्डर सटता है बिहार से, झारखंड से, बांग्लादेश से, असम से, पागल है ना? भाई देखो डेफिनाइट टेरिटरी समझ में? डेफिनाइट टेरिटरी एक चीज नहीं है, तीन तो है ना। अब आता है सोवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। क्या ममता बनर्जी मतलब यहाँ का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जो चाहे वो कर सकता है? मतलब उसके पास क्या है? उनके पास पावर नहीं। मतलब सोवरेनिटी मतलब क्या? इंटरनली और एक्सटर्नली यू आर फ्री टू टेक डिसीजन। नहीं, आपको सेंट्रल लॉ मानना पड़ेगा, है ना? आपको संविधान मानना पड़ेगा, कानून मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी को अगर कहीं बाहर जाना पड़ेगा, दुनिया के देश से बाहर, तो उनको वो डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको परमिशन लेना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को अगर कहीं जाना है और किसी से परमिशन नहीं लेते हैं, मतलब उनके पास सोवरेनिटी, जो देश के प्रधानमंत्री है, देश के पास संप्रभुता होता है। स्टेट के पास सब, अच्छा स्टेट के पास आर्मी है ना? वेस्ट बंगाल के पास क्या आर्मी है? नहीं। मतलब इंटरनल पावर है पुलिस की, केपी है ना, कोलकाता पुलिस, क्या आर्मी है? क्या नेवी है? क्या एयरफोर्स है? इनके सारे टेरिटरी का सुरक्षा कौन देता है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। कभी नाम सुने हो वेस्ट बंगाल एयरफोर्स? है ये नहीं तो सुनोगे हाँ, है ही नहीं तो सुन, मतलब क्या है? उनके पास सोवरेनिटी है। और अगर हम क्या बोले, एक भी चीज चारों में अगर नहीं होगा तो उसको हम स्टेट नहीं कहेंगे। तो जिसको स्टेट नहीं कहेंगे, जिसके पास नहीं, उसको क्या कहेंगे? प्रोविंस। तो इसको हिंदी में प्रांत कहा जाता है। आज से अगर तुम लोग बोले वेस्ट बंगाल स्टेट है तो पिटाओ। अब हम पढ़ा दें, वेस्ट बंगाल क्या कहेंगे? प्रोविंस। अब बता रहे हैं क्या बांग्लादेश क्या है? स्टेट ना प्रोविंस? स्टेट, स्टेट, क्योंकि बांग्लादेश के बच्चा लोग हैं, राइट? तो ये क्या है? स्टेट है। अच्छा 1947 के पहले बहुत लोग का कहना है कि इंडिया स्टेट है और बहुत लोग कहना है नहीं है, लेकिन दोनों का कहना है, किसी का कहना है और किसी का कहना है नहीं है, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि काहे नहीं है और है तो है। आप बोलेंगे नहीं है, चलो बता देते, आप तो बता दोगे, आप बता दो क्यों, बट इस पे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट था, पॉपुलेशन था, हाँ हमारे सारे पूर्वज थे, हमारे लोग थे, गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था। उसके बाद क्या था? टेरिटरी था। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी भी क्या था? सोवरेनिटी था क्या? हमारा अपना देश का, हमारा सरकार का सोवरेनिटी था? नहीं। इसलिए 1947 के पहले भारत को स्टेट नहीं कहा जाता है, और भारत को स्टेट नहीं कहा तो उस समय क्या कहा जाता था? नेशन कहा जाता था। क्या नेशन कहा जाता था? समझ में आ रहा है? नेशन के लिए जब स्टेट का स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और स्टेट के लिए चार इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, बट नेशन कहलाने के लिए सोवरेनिटी की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर हुआ? तो ये टोटल जो है हम तुमको स्टेट पढ़ा, समझ में आ रहा है? बताओ क्या तुम्हारा डाउट है? प्लेटो का बुक का नाम बताइए। प्लेटो का बुक का नाम द रिपब्लिक, एरिस्टोटल का बुक का नाम द पॉलिटिक्स। ये सब जान के रखना, जितना पढ़ा है नेक्स्ट क्लास फीडबैक लेंगे, ऐसे पढ़ लिया एग्जाम में।